हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का टॉपिक है बच्चों प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है, जो लेक्चर प्रोवाइड किया है, वो आपको क्रम से हमारे चैनल पे मिल जाएगा। भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और थोड़ा सा समय देंगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि ये जो लेक्चर है पूरा आसानी से समझ में आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना होगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। अब इसके मापन के पहले आपको प्रसरण की क्रिया समझनी पड़ेगी और इसके बाद प्रसरण दाब, तब ना आप समझ पाओगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो प्रसरण की क्रिया यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण की क्रिया कहला जाती है। और यदि उसमें दाब लगा दे जिससे प्रसरण की क्रिया रुक जाए तो वो प्रसरण दाब कहलाती है। देखो, मैं एक पात्र लेता हूं, अपने माध्यम समझाऊंगा। थोड़ा सा यहां पर बच्चों समय देंगे, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में बेस तैयार कर लिए तो फिर आपका सब कुछ क्लियर है। अब इसमें क्या किया मैंने कि बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। ये अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली के इधर मैंने भर दिया विलयन, और विलयन की सांद्रता हमेशा उच्च होती है बच्चों, ये क्लियर रहना चाहिए आपका, ठीक है। इधर मैंने भरा विलयन, ठीक, अर्धपारगम झिल्ली बीच में है, और एक साइड मैंने भर दिया विलायक। ये विलायक है इधर, ठीक है, कम सांद्रता होती है विलायक की, विलायक है, और ये विलयन है। जैसे ही विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पृथक करके मैंने रखा, तो विलायक के जो अणु है, विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। मतलब इसके अणु जो है क्रॉस होकर के विलयन की ओर जाने लग जाते हैं, और यही जो क्रिया है वो प्रसरण की क्रिया कहला जाती है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने की परिघटना, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने की घटना जो है वो परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परासरण, ठीक है, ये परासरण क्रिया है। लेकिन अब इस क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? विलयन के ऊपर एक दाब लगाएंगे। तो यहां पे पिस्टन लगा दिए और पिस्टन के माध्यम से एक दाब लगाएंगे। जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाती है वो आपका प्रसरण दाब कहला जाता है। कितना सिंपल है। अब प्रसरण की क्रिया तो आपने समझ लिया कि प्रसरण की क्रिया क्या है। विलायक के अणुओं का लिखना है तो लिख सकते हो, परिभाषा लिखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर परिभाषा आपने लिखा है नहीं, तो लिखो बच्चों, प्रसरण हेडिंग लगाओ और प्रसरण की क्रिया लिखो कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने की घटना क्या कहलाता बच्चों? आपका प्रसरण कहलाता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी परिघटना में विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर प्रवाहित होना, ठीक है। विलायक के अणुओं का मतलब जिसका सांद्रण कम होता है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण अर्थात विलयन की ओर प्रवाहित होने की जो परिघटना है वो आपकी प्रसरण कहला जाती है। और विसरण इसके अपोजिट होता है। प्रसरण विसरण में अंतर मैंने कराया था, उम्मीद करता हूं देखे होंगे। विसरण इसके अपोजिट होता है। विसरण में क्या होता है कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर प्रवाहित होता है। जैसे गैसों में अगरबत्ती जब आप जलाते हो तो जल करके उसका धुआं फैल जाता है, उसमें वो विसरण की क्रिया होती है। अब जैसे किसी विलयन का प्रसरण दाब मापना है, प्रसरण दाब तो क्लियर हो गया। दाब आपने क्या समझा कि यदि हम किसी विलयन पर एक दाब लगाएंगे तो यदि वहां पे प्रसरण की क्रिया रुक जाए तो जिस दाब पर वो रुकती है बच्चों वही आपका प्रसरण दाब कहला जाता है। जैसे एक अलग से डायग्राम बनाकर मैं समझाऊं, थोड़ा सा फिर से समझिएगा कि मैं एक बड़ा सा पात्र लेता हूं। इस बार एक बड़ा सा पात्र लेता हूं। लो भैया, बड़ा सा पात्र बना दो। सर इतना बड़ा पात्र? हाँ भाई, डिटेल्स में समझाने के लिए बड़ा सा पात्र मैंने ले लिया। अब इधर मैंने यहां पे कहा कि एक अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। यहां पे क्या बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली है। यहां भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहां भी पिस्टन लगा हुआ है और यहां भी पिस्टन लगा हुआ है। अभी कुछ नॉर्मल कोई दाब नहीं लगा रहे हैं। इधर हमने भर दिया विलायक और इधर हमने भर दिया विलयन, ठीक है। अब ऐसा भरेंगे स्वतः ही क्या होगा? विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो ये प्रसरण की क्रिया है। अब इस विलयन पर हम एक दाब लगाएंगे। जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी, प्रसरण की क्रिया रुकना मतलब
विलायक के अणुओं का प्रवाह होना बंद हो जाना। विलायक का अणु कहाँ जा रहा है? विलयन की ओर जा रहा है। तो जिस दाब पर विलायक के अणु प्रवाह होना बंद हो जाएगा, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाएगा, वो क्रिया रुक जाएगी, ठीक है, तो वो आपका परासरण की क्रिया बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुकेगी, वो आपका दाब बच्चों परासरण दाब कहला जाता है। अब यहां पर क्या करना होता है कि जिस भी विलयन का हमको परासरण दाब निकालना बच्चों, उसे लेंगे और शुद्ध जल लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये बर्कले हार्टले विधि कैसे बनाया जाता है, मतलब ये इसका जो उपकरण है वो कैसे बना होता है। समकेंद्री दो नली होते हैं। समकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र हो और दो नली लगे हों, मतलब नली के अंदर नली लगा दी जाए। जैसे मैं एक यहाँ पर साधारण सा लेकर चलता हूँ, पेन को ही खोलता हूँ बच्चों आपके सामने। देखिए समकेंद्री नली है। समकेंद्री नली का मतलब एक नली ये दिख रहा है और एक अंदर वाला नली, तो ये समकेंद्री नली कहलाएगा, क्योंकि एक नली ये भी है और इसके अंदर एक और नली लगा दिया जाए तो समकेंद्री दो नली हो गए, ठीक है। मतलब इनका केंद्र एक ही है, सेंटर पॉइंट देखा जाए तो ये अंदर वाले नली के बीच में होगा। तो दो समकेंद्री नली हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस विधि में यानी बर्कले हार्टले विधि में दो समकेंद्री नलियां होती हैं, ठीक है। जो अंदर वाला नली होता है बच्चों सरंध्र पात्र का बना होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, और इसी के चारों ओर क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। तभी तो अंदर वाले में हम विलायक भरेंगे और इसमें पूरे में विलयन भर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर प्रवेश करा देंगे कि इसके अंदर हमारा जो बाहर वाला नली है इसमें विलयन भर दिए, अंदर विलायक भर दिए, और इस नली के चारों ओर एक अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है। अब अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है तो इसमें हमारा विलायक है और इसमें विलयन। तो जो इस प्रकार से प्रवेश किया है, तो जब इसमें झिल्ली लगा है और सरंध्र है, तो इसके जो अणु हैं यानी छोटे छोटे कण हैं, विलायक के अणु हैं, वो कहाँ आने लगेंगे? विलयन की ओर आने लगेंगे। ये चीजें हैं, थोड़ा समझिएगा, सारा चीज क्लियर हो पाएगा। तो दो समकेंद्रीय नली है, एक ये नली है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो तीन नली दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ये तीन नली जानते हैं क्यों दिखता है? कि जैसे अभी ये एक नली है, इसको हम बीच से निकाल दे तो ये एक ही नली कहलाएगा। अब ये एक नली है और जैसे इसको हमने अंदर डाला तो भाई इसके तीन भाग दिखने लग जाएंगे, एक बीच वाला भाग, इसके एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही है। मतलब ये पूरा एक नली रहा होगा, ठीक है, एक नली है पूरा। कुल मिलाकर के यहां पे मैं डायग्राम में बताऊं तो एक नली कुछ इस प्रकार से कि एक नली ऐसा है, सिंपल है, ठीक, एक नली ऐसा है, इसके अंदर फिर ये एक ही नली है, ठीक है। अब एक नली और लगा दिया तो एक और जब नली लगाया तो ये तीन भाग दिखने लग गए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये दो ही नली थे। कितने नली बच्चों? दो ही नली। समकेंद्रीय है मतलब इसका सेंटर पॉइंट एक ही है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जैसे हम आपसे कहेंगे कि ये जो अंदर वाले भाग पर हमको क्या भरना है? विलायक के अणु भरना है। तो इसमें क्या लगा दिया जाता है बच्चों? ये एक साइड तो टोटीदार कीप लगाते हैं, इधर टोटीदार कीप लगाते हैं जिसके माध्यम से हम इसमें विलायक के अणु डालते हैं, और इधर आपका एक छोटा सा केशिका नली लगा रहता है। जैसे यहां पर आप देखो केशिका नली, इसकी सहायता से ये चेक करते हैं कि इसका जो स्तर है नीचे या ऊपर आया। अभी हम सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले आपने समझा कि इसमें समकेंद्री दो नली है। भीतर वाले नली में ये जो आपका जिसमें जल भरा हुआ विलायक है, इसमें सरंध्र होता है, हल्का हल्का छिद्र बना रहता है। दो समकेंद्रीय नली है, ये दो समकेंद्रीय नली है। इसके अंदर वाले भाग पर छिद्र बना रहता है बच्चों, और इसी के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा रहता है। अब इसमें दो, अब ये छोटा है, नहीं तो मजा लेने लग जाओ कि सर ये छोटा है, तो ये देखो ये बड़ा है, ये डाल दिया समकेंद्रीय नली। इसके एक सिरे पर ये देखो केशिका नली लगा हुआ है और दूसरे सिरे पर एक टोटीदार कीप लगा रहता है जिसकी सहायता से हम विलायक के अणु डालना चाहते हैं। अब हमको परासरण दाब मापना है तो दाब मापी भी तो उपकरण लगाना पड़ेगा। तो इसी की सहायता से यहां पर हम भाई इस विलयन में दाब लगाएंगे। तो इस विलयन में दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगा दिया जाता है। ये पिस्टन लगा हुआ है, एक सिरे पर पिस्टन लगा रहता है ताकि हम दाब लगा सकें, और उसी के साइड से दाब मापी उपकरण लगा दिया जाता है। अब हमने आपको बताया कि जिस भी विलयन का हमको क्या करना है, परासरण दाब निकालना है, तो उसको अपन क्या करते हैं कि बाहर वाले नली पर भरते हैं, यानी जहां पर विलयन, अंदर वाले में तो जल भरेंगे। तो सबसे पहले तो अंदर वाले में जल भरेंगे और जिस भी विलयन का हमको परासरण दाब निकालना है उसको बाहर वाले में भर देंगे, और जैसे ही विलयन भरेंगे तो परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि आपका जल है कम सांद्रता वाला, विलयन है अधिक सांद्रता वाला, तो भाई जो हमारा विलयन है उसमें जल का अणु जाने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर परसरण की क्रिया शुरू हो जाती है, और जैसे ही परसरण की क्रिया होती है तो भाई साहब ये जो आपका ये लगा हुआ है बच्चों केशिका नली है ना, तो केशिका नली में जल का स्तर नीचे आता है। अब आप कहोगे कैसे सर? देखो, हमने कहा कि पहले इसमें जल भर दिया हमने, इसके बाद विलयन भरा, और जैसे ही विलयन भरा तो अर्धपारगम झिल्ली है, बीच वाला भाग अर्धपारगम झिल्ली है, इसके माध्यम से जल के अणु विलयन की ओर जाने लग गए। जब यहाँ की मात्रा कम होगी तो ये जो केशिका नली का तल नीचे आने लगता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रसरण की क्रिया शुरू हो गई है। अब अपन क्या करते हैं, प्रसरण दाब ज्ञात करना है, तो ये जो यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है इससे दाब लगाते हैं। और कब तक दाब लगाएंगे? जब तक कि ये जो तल है इसका, मतलब यहाँ पे जो जल भरा हुआ इसका जो तल है वो नीचे गिरना बंद ना हो जाए। क्योंकि कब पता चलेगा कि प्रसरण की क्रिया रुक गई है? जब भाई इस जल स्तर गिरना बंद हो जाएगा। भाई यदि जल अंदर जा रहा है तो इसका तल जो है नीचे आएगा, क्योंकि इसमें कमी आएगी, इसमें जल भरा हुआ है। जैसे जैसे जल विलयन की ओर जाता जाएगा तो इसके तल में कमी आ जाएगी, मतलब नीचे इसका तल जो है नीचे गिरेगा। लेकिन यदि रुक गया तो इसका तात्पर्य हुआ कि अब जल का अणु विलयन की ओर नहीं जा रहा है। तो जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है प्रसरण की क्रिया, तो ये तल नीचे आने लगता है, और हम प्रयुक्त दाब मतलब जो पिस्टन लगा होता है उसकी सहायता से दाब लगाते हैं। और कब तक दाब लगाएंगे? जितना दाब लगाना पड़ेगा बच्चों उतना लगा सकते हैं, लेकिन कब तक लगाएंगे? जब तक कि इसका तल जो नीचे गिरना बंद ना हो जाए, मतलब प्रसरण की क्रिया रुक जाए उतना दाब लगाएंगे। और जैसे ही प्रसरण की क्रिया रुकती है तो दाब मापी की सहायता से गणना कर लेते हैं कि वास्तव में ये जो विलयन है उसकी प्रसरण दाब कितनी है। बस यही विधि है और कुछ भी नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बर्कले हार्टले विधि से लाभ, लास्ट में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इतना तो आप लोग समझो। फिर से समझाते हैं बच्चों कि ये दो समकेंद्रीय नली होती है, ये दो ही नली है। ठीक है, ठीक है। जो अंदर वाला नली होता है छिद्रयुक्त होता है, सारंध्रयुक्त होता है, और उसके दीवार में विद्युत विध से कॉपर पेरोसाइनाइड का हम एक अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। इसके एक सिरे पर केशिका नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों जल रोधक पिस्टन भी एक सिरे पर, मतलब एक बाहरी नली के एक भाग पर जल रोधक पिस्टन लगा देते हैं, जिसकी सतह से दाब डाला जाता है। ये चीज हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि अंदर वाले नली पर आसुत जल भर देते हैं, यानी विलायक के अणु भर देते हैं, विलायक भर देते हैं। प्रारंभ में ये जो केशिका नली है इसकी ऊंचाई नोट कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई नोट कर लेते हैं, और जिस भी विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना है उसको बाहर वाले पात्र में नली में भरते हैं, बाहर वाले नली में भरते हैं, तो प्रसरण की क्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे ही प्रसरण की क्रिया शुरू होती है तो जल का प्रवाह नीचे की ओर आने लगता है। तब हम क्या करते हैं, ये जो जल रोधक पिस्टन है इसकी सहायता से दाब लगाते हैं। और कब तक दाब लगाते हैं? जब तक कि ये जो आपका केशिका नली का जल का स्तर है नीचे आना बंद ना हो जाए। और जैसे ही नीचे आना बंद हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि प्रसरण की क्रिया रुक गई है, और उस दाब को दाब मापी की सहायता से गणना कर लेते हैं, जिससे विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात हो जाता है। कितना सिंपल है, लिखने का तरीका है वो मैं बार बार बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, तो बन ही जाएगा आप लोगों से कि भाई बर्कले हार्टले विधि में हमने कहा दो समकेंद्रीय नली होती है। हाँ सर, दो समकेंद्रीय नली है तो अंदर वाला तो छिद्रयुक्त होगा, जिसके चारों ओर क्या होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा है। ठीक है, उसके एक ही सिरे पर केशिका नली, दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगा है। यही चीज तो सिंपल है नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले नली में क्या करते हैं, जल डालते हैं। ठीक है, और प्रारंभ में इसका केशिका नली का तल नोट कर लेते हैं, और नोट कर लेते हैं, और जिस भी विलयन का हमको प्रसरण दाब ज्ञात करना है बाहर वाले नली पर डालते हैं, तो प्रसरण की क्रिया शुरू हो जाती है। जल का तल मतलब नीचे की ओर आने लगता है, ऊंचाई कम होने लगती है। तब हम जल रोधक पिस्टन से दाब लगाते हैं, जिस दाब पर यह क्रिया प्रसरण की क्रिया रुक जाती है वही दाब वो विलयन का प्रसरण दाब है। भाई कब तक दाब लगाएंगे? जब तक कि ये नीचे आना बंद ना हो जाए। मतलब भाई ये प्रूफ होता है कि पहले तल नोट कर लेते हैं कितना तल है, और जैसे विलयन भरे तो जल के अणु कहां जाने लगेंगे, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर जाने लगेंगे। तो इससे यह पता चलेगा कि हाँ प्रसरण की क्रिया शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही दाब लगाएंगे तो प्रसरण की क्रिया रुक जाती है। तो इससे पता हुआ भाई इस दाब पर यह दाब मापी लगा रहता है, दाब मापी की सहायता से प्रसरण दाब की गणना कर लेते हैं। अब आपको लिखना ही है, जो हम समझा रहे हैं वो पूरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी प्रसरण की क्रिया किसे कहते हैं, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण की क्रिया कहलाती है।
और वह दाब जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाती है वो प्रसरण दाब कहला जाती है। बाकी इसका नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी यहां पर देख लो आप। भीतरी नली में आसुत जल भरा रहता है। प्रारंभ में केशिका नली, ये केशिका नली है। जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं और जिस विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना होता है बाहरी नली में भर देते हैं, यानी जो बाहर और भीतर के बीच रिक्त स्थान रहता है। प्रसरण की क्रिया होने शुरू हो जाती है और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से दबाव लगाते हैं। दबाव लगाते हैं तो पिस्टन के द्वारा जो दाब लगाया जाता है जिससे प्रसरण की क्रिया रुकती है, और जिस दाब पर रुकती है उसको हम नोट कर लेते हैं दाब मापी की सहायता से। वही दाब विलयन का प्रसरण दाब होता है। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रसरण विधि से लाभ क्या है। इस विधि से प्रसरण दाब निकालने में कम समय लगता है, आसानी से दाब निकाल सकते हैं, और इससे सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, और अर्धपारगम झिल्ली में भी दबाव नहीं पड़ता, जिससे फटने का डर नहीं रहता, टूटने का डर नहीं रहता। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों से बनना चाहिए। बाकी यहाँ पे नोट करके लिख दिया हूँ कि रक्त का प्रसरण दाब 8 ATM होता है, और पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य का प्रसरण दाब 5 ATM होता है। तो ये सारा चीज एक्स्ट्रा है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। बाकी जो भी टॉपिक होता है आप लोगों के लिए जल्द से वीडियोज बनाने के लिए कोशिश करता हूं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, 2025 की तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।